जय हिंद दोस्तों, वीके सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्त हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में हम लोग 1920 से लेके 1930 के बीच में जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्ट आपके परीक्षा में फ़ायदा बनेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 1920 से लेके 1930 तक की जितनी भी ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिकॉल करा दूं कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो था 1920 में असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ असहयोग की भावना व्याप्त हो चुकी थी। ठीक है, और ये प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको फाइनलाइज कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। ठीक है, फिर इसी क्रम में जो आगे की घटना है उसको बारे में देख लेते हैं। तो 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि वेल्स के राजकुमार थे, वो भारत आते हैं। भारत में क्या चल रहा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चारों तरफ सरकार का विरोध किया जा रहा है, सरकारी चीज़ों को छोड़ा जा रहा है। करीब लाखों विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने सरकारी विद्यालय से अपना त्यागपत्र दे दिया था, मतलब छोड़ दिया था, और वो असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1921 में कौन आता है? प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स के राजकुमार कब आते हैं? 1921। ये इम्पोर्टेंट है डेट। ये आते हैं कहाँ? मुंबई। मुंबई में आते हैं तो इनका ज़बरदस्त विरोध होता है। इनको चारों तरफ जो सड़कें थी वो उजड़ी लग रही थी। जैसे एक राजकुमार अगर आता है तो उसके स्वागत के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। चारों तरफ इनको विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इसी क्रम में आगे जो है और भी असहयोग की घटनाएं घटती हैं। और 1922 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो है चौरी चौरा घटना। और ये सिर्फ घटना ही नहीं थी, इसने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण भी बनी। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ये घटना चौरी चौरा कब हुई? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटती है। और ये चौरी चौरा घटना क्या थी? असहयोग आंदोलन बैकग्राउंड में चल ही रहा है, चारों तरफ विरोध और प्रदर्शन चल रहे थे। उसी क्रम में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक प्लेस पर करीब 500 लोग जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके जा रहे थे। ठीक है, तो उनके एक नेता थे, उनके नेता को ब्रिटिश सरकार के पुलिस वालों ने, एक पुलिस थाने के पुलिस वालों ने इनको पकड़ के कूट देते हैं। ठीक है, तो भाई 400-500 लोग भड़क गए कि हमारे नेता को मार दिया। और ये लोग क्या करते हैं कि पूरे पुलिस थाने में आग लगा देते हैं और उसमें करीब 22 से 25 लोग जो है जलकर मर जाते हैं। इतनी बड़ी घटना को देखकर गांधी जी कहते हैं कि ये क्या हुआ? जिस आंदोलन का बेस ही अहिंसा थी उसी को आप लोग हिंसक कर दे रहे हैं। तो ये घटना घटी कब? 5 फरवरी को। और गांधी जी को जैसे ही ये पता चलता है वो 12 फरवरी 1922 को क्या कर देते हैं? स्थगित। ये असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1922 को। क्यों स्थगित हो गया? क्योंकि चौरी चौरा घटना घट जाती है, जिससे गांधी जी बहुत बेचैन हो जाते हैं, वो इसको स्थगित कर देते हैं। और ये चौरी चौरा जो प्लेस है वो कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 12 फरवरी को स्थगित हो गई और ये चौरी चौरा प्लेस कहाँ है? गोरखपुर। अब ये बताइए कि जो आंदोलन धीरे धीरे करके व्यापक रूप ले रहा था, उस आंदोलन को आप एक छोटी सी घटना को बेस बनाकर स्थगित कर देते हैं। कौन? गांधी जी। तो इन्हीं के कांग्रेस में, मतलब इन्हीं के दल में 2 अलग अलग गुट बढ़ जाते हैं। लोग इनका विरोध करते हैं। कांग्रेस के ही जो वरिष्ठ और भी नेता थे उन लोगों ने गांधी जी का विरोध करना प्रारंभ कर दिया कि ये क्या, जब एक आंदोलन धीरे धीरे व्यापक हो रहा था, आम जनमानस में फैल रहा था, लोग अवेयर हो रहे थे, उसको आपने इस अवस्था में रोक दिया।
फिर क्या होना था, गांधी जी का विरोध प्रारंभ हो गया और इसी का फ़ायदा उठाकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया। अब ये चौरी चौरा यहाँ से ये स्थगित हो जाता है, लोगों में विरोध प्रारंभ हो जाता है किसके, कांग्रेस के खिलाफ। यहाँ तक कि कुछ लोग तो गांधी जी पे ये भी आरोप लगाते हैं कि ये पूंजीपतियों से और ब्रिटिश सरकार से जाके मिल गए हैं। और इसी क्रम में जब ये स्थगित हो जाता है तो अंदर जो फूट पड़ने वाली होती है, मतलब कुछ लोग जो विरोध करते हैं, उनमें से अगर मैं बता दूं कौन कौन विरोध करता है, तो उसमें से जो प्रमुख थे वो थे C.R. दास, ठीक, मोतीलाल नेहरू और यंग लीडर आपके सुभाष चंद्र बोस, और कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे इसी में, और भी लोग थे, तमाम लोग थे, विट्ठल भाई पटेल भी थे। इन लोगों ने विरोध किया कि जब एक असहयोग आंदोलन धीरे धीरे आम जनमानस में व्याप्त हो गया तो आप इसको स्थगित क्यों कर दिए। इन्हीं में से कुछ लोगों ने, जैसे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अब हम जो है अपना एक अलग संगठन बनाएंगे और वो संगठन जो है वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़के सरकार का हिस्सा बनेगा और वहाँ जाके जो है हम अपनी बात को रखेंगे और सरकार के जो शोषण की गतिविधियां हैं उसका विरोध करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने क्या किया, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की और यहाँ कांग्रेस से इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की। कौन कौन, ये नोट कर लीजिएगा, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई, 1923 में इन दोनों लोगों ने मिलके की। और इनका उद्देश्य क्या था कि हम जो विधानमंडल के चुनाव है, विधान परिषदों के जो चुनाव हैं उनमें शामिल होंगे और जो यहाँ से इलेक्ट होके हम लोग जो है सरकार का हिस्सा बनेंगे और वहाँ अपनी बातों को रखेंगे, वहाँ सरकार का अंग बन करके उसका विरोध कर देंगे, ठीक है। तो जो 1923 में चुनाव में इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छी खासी जीत भी दर्ज करते हैं, ठीक है। आइए आगे का देख लेते हैं। और जहाँ एक तरफ स्वराज पार्टी का गठन हो रहा था, वहीं हम जान लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड में जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी वो क्या थी, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है HRA, तो HRA क्या है, ये डायरेक्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है, एक संगठन बनाया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसके आधार पर ये लोग यहाँ आते थे, बात करते थे, विमर्श करते थे, एक संगठन बनाए थे कि कैसे हम अपनी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देंगे। तो उसके लिए स्थापना की गई थी किसकी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। कब की गई थी, 1923 में, सॉरी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई, ठीक है। और ये कहाँ की गई थी, ये प्रश्न आपको लिए इम्पोर्टेंट है, कानपुर में की गई थी। और इसके सदस्य कौन कौन थे, इसके सदस्य कौन कौन थे, बिस्मिल थे, सान्याल, सचिंद्र सान्याल थे और आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी एक अति महत्वपूर्ण घटना, काकोरी कांड। ये काकोरी कांड है, देखिए बैकग्राउंड में यहाँ चल रहा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई थी कानपुर में। इसके सदस्य जो है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता थे और इन लोगों ने सरकार का विरोध प्रारंभ करने के लिए तमाम प्रकार के शस्त्रों का खरीद के लिए
प्रस्ताव पेश किया और इन्होंने शस्त्रों की खरीद के लिए अपना सुझाव दिया। तो शस्त्र तो खरीदेंगे लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, इनके पास पैसा था नहीं। तो इन लोगों ने एक योजना बनाई। वो योजना क्या थी कि हम लोग जो है जो सरकार का खजाना है उसको लूटेंगे। और सरकार का खजाना जो है वो एक ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। वो कौन सी ट्रेन थी? लखनऊ सहारनपुर। लखनऊ सहारनपुर ट्रेन में 8 डाउन ट्रेन में सरकार का जो खजाना था वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। तो वहीं काकोरी नामक स्थान पर, जो कि लखनऊ में पड़ता है, इन लोगों ने योजना बनाई थी कि यहीं जो है हम इसको लूट लेंगे। तो ये इसी को काकोरी कांड कहते हैं। और ये हुआ कब था? ये डेट इम्पोर्टेंट है, 9 अगस्त मार्कर। ये 9 अगस्त जो है 9 अगस्त 1925 को ये घटना काकोरी कांड घटी थी। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खान थे, रोशन सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये लोग थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को पकड़ लिया और इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई और कुछ लोगों को उम्र कैद और कुछ लोगों को कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज़ाद थे वो बच गए थे। ठीक है, तो इसमें 4 लोगों को फांसी हुई, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वो 4 लोग कौन कौन थे, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। 4 लोग कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, दूसरे राजेंद्र लाहिड़ी, और कौन था? रोशन सिंह, और एक थे बिस्मिल जी। ठीक है, इन लोगों को फांसी दे दी गई और ये फांसी जो है उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जगहों पर दी गई। तो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन सी जगह पे ये फांसियां दी गई थी। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने भी हैं और आगे बनेंगे भी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई फांसी? गोंडा की जेल में, गोंडा की जेल में। और रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई? इलाहाबाद में। और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। इसे तुरंत नोट कर लीजिए आप लोग। और ये अशफाक उल्लाह खां, इनको फांसी दी गई थी फैजाबाद की जेल में। इनसे प्रश्न डायरेक्ट बने हैं और बनेंगे भी, क्योंकि यही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें इन लोगों को फांसी दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र सदस्य थे एचआरए के जो बच गए, बाकी इनके अन्य सदस्यों को कैद की सजा दे दी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो एचआरए का संगठन था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, क्योंकि इसके जो मेन लीडर्स थे वो अब उस स्थिति में नहीं रहे। तो इसी के जस्ट बाद 1925 में यह घटना, तो 1926 में नौजवान सभा का गठन किया जाता है। कब? 1926 में। कौन करता है इसको गठन? भगत सिंह। और इसके सदस्य कौन थे? यशपाल। और एक और सदस्य थे छबील दास। ये लोग मिलकर नौजवान सभा का गठन करते हैं और इसके माध्यम से अपनी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, और यही नौजवान सभा आगे हम देखते हैं कि एचएसआरए पहले एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बना था? कानपुर में। और उसके बाद बनता है एचएसआरए। ठीक है, एचएसआरए क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यस का सोशलिस्ट हो जाता है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एचएसआरए ये क्या है?
इसकी स्थापना होती है 1928 में। ये सब अति महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वो बहु आपकी परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। HSRA 1928 में, और ये इसका गठन कहाँ होता है? दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में होता है। ठीक है, दिल्ली में इसका गठन होता है 1928 में। और इसके जो लीडर थे उसमें मुख्य थे आज़ाद। आज़ाद लिखूं तो आप चंद्रशेखर आज़ाद समझ लेना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। और ये इनसे प्रश्न बनते हैं। इनके जो स्थल हैं, ये कानपुर की कहाँ हुआ, HSRA की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली में किसने की, आज़ाद ने कब, 1928 नौजवान सभा 1926 में, ये सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगली घटना देखते हैं, साइमन कमीशन। अब ये देखते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन जो है ये भारत आने वाला था 1929 में, लेकिन इसको 2 साल पहले 1927-28 में ही भारत भेजा गया कि जाओ देखो भारत की स्थिति क्या है। जो 1919 में एक अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था उसमें क्या सुधार किया जा सकता है उसको देखो। ठीक है, भारत के लोगों के बारे में डिसीजन करना था। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि भारत के लोगों के बारे में डिसीजन लेना था और इस कमीशन में कोई एक भी भारतीय नहीं था। और इसी बात पे भारतीय गए भड़क कि भाई मेरे बारे में तुमको निर्णय लेना है और मेरे ही लोग नहीं उसमें शामिल हैं। फिर क्या होना था, चारों तरफ जबरदस्त विरोध प्रारंभ हो गया। ये कब, 1928 में भारत आया। ठीक है, और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी का विरोध प्रारंभ हो गया था। और इसमें जो है इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने पंजाब में छात्रों के संगठन के साथ मिल करके लाहौर में छात्रों के संगठन के साथ मिलकर जबरदस्त विरोध प्रारंभ कर दिया। और चारों तरफ पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की दमनात्मक नीति जो थी उसके तहत इसका दमन करने का प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय के यहाँ सर में जाके एक लाठी लगी और ब्लड क्लॉट कर गया। और उसी के कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर, मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबूत की कील साबित होगी। और वही हुआ भी। लाला लाजपत राय की मृत्यु तो हो जाती है। इस मृत्यु का बदला लेने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी लोगों ने एक योजना बनाई कि हम जो है इनको मारने वाला कौन था, इनको लाठी पड़ी। ठीक है, किसके द्वारा, स्कॉट ने इनके ऊपर जो है लाठियां बरसाई थी। तो जो क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों ने कहा कि हम इस स्कॉट को मारेंगे। ठीक है, इसकी हत्या की पूरी योजना बनाई गई। लेकिन क्या हुआ कि इसको मारने के बजाय जो है इसको समझ करके इन लोगों ने सैंडर्स को मार दिया। ठीक है, सैंडर्स को मार दिया। ये सैंडर्स, तो इसी को सैंडर्स हत्याकांड कहते हैं। और ये कब हुआ था, 1928 में। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और इसके सैंडर्स हत्याकांड के जस्ट बाद एक और क्रांतिकारी घटना घटती है जिसको केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका गया था। केंद्रीय विधानमंडल पर जाके बम फेंका था। किसने फेंका था, भगत सिंह ने फेंका था। भगत सिंह और कौन थे, बटुकेश्वर दत्त।
और इनको आतंकवादी की तरह जो है ट्रीट किया गया था। जबकि अगर ये चाहते तो इस बम को उन लोगों के ऊपर फेंक सकते थे, पर नहीं, इन्होंने किसी भी जान माल की हानि नहीं की। इन्होंने कहा ये बम सिर्फ इन बहरों को सुनाने के लिए था। क्यों? ये केंद्रीय जो विधानमंडल पर बम फेंका था उस समय वहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्कशन चल रहा था। किस बिल पे? ट्रेड और सेफ्टी बिल पे, ट्रेड एंड सेफ्टी बिल, ट्रेड एंड सेफ्टी बिल पर केंद्रीय विधानमंडल में डिस्कशन चल रहा था। उसी वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दूसरी तरफ जो है बम मारा और बताया कि देखो ये तुमको सुनाने के लिए है, ये जो ब्रिटिश बहरी सरकार है इसको सुनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। और स्वेच्छा से इन्होंने क्या किया, अपनी गिरफ्तारी दे दी। ठीक है, इनको जो है, इन लोगों को एक राजनीतिक कैदी बनाने के लिए, कि इनको एक राजनीतिक कैदी की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि एक आतंकवादी की तरह। जबकि ब्रिटिश सरकार ने इनको जो है एक आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रही थी, तो इनको राजनीतिक कैदी की तरह ट्रीट किया जाए, इसके लिए एक भूख आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा? भूख आंदोलन किया गया था जतीन्द्र दास के द्वारा। जतीन दास, इन्होंने 63 दिन तक भूखे हड़ताल की और अंत में मृत्यु को प्राप्त किए। बता रहा हूँ, 63 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की और मृत्यु को प्राप्त किए। इन्हीं को हम बाघा जतीन कहते हैं। जब ये लाहौर से कलकत्ता आ रहे थे तो 6 लाख लोग इनके दर्शन के लिए गए थे और इन्हें एक उपाधि दी बाघा जतीन। इन्होंने भूख आंदोलन क्यों जेल में प्रारंभ की थी? क्योंकि वो चाहते थे कि इन लोगों को एक आतंकवादी की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक कैदी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे की घटना क्या है? चटगांव शस्त्रागार लूट। अब ये चटगांव शस्त्रागार लूट क्या है, ये कब हुई थी? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 1930 की घटना है और ये चटगांव जो है एक प्लेस का नाम है जो कि बंगाल में पड़ता था। ठीक, वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन उस वक्त बंगाल का हिस्सा था चटगांव। इसमें एक व्यक्तित्व थे, उनका नाम था सूर्य सेन। सूर्य सेन, इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के नेतृत्व में चटगांव में जो सरकारी शस्त्रागार था उसमें लूट कर दी गई। ठीक, इनको एक उपनाम था मास्टर दा। इस बार पेट से प्रश्न जो है यहीं से बनेगा, मास्टर दा। ठीक है, और तो और इन्होंने जो है चटगांव में अस्थायी सरकार की भी स्थापना कर ली और खुद उसमें, सूर्य सेन जी खुद उसमें क्या बने? राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये घटना कब हुई थी? 1930। किससे संबंधित है? सूर्य सेन से। इनका उपनाम मास्टर दा। और एक दूसरी घटना थी जिया तरंग आंदोलन। ये जिया तरंग आंदोलन 1930 का था। कहाँ घटित हुआ था? मणिपुर। और इसके नेता पहले थे यदु नाग। यदु नाग नेता थे इनके, जिनको फांसी दे दी गई थी। और इनको फांसी देने के बाद इनकी बहन जो है उनका नाम था गिडालू। गिडालू, इन्होंने नेतृत्व किया। किसने किया? गिडालू ने। और गिडालू को रानी की उपाधि किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी, तो इनका नाम रानी गिडालू पड़ गया। और ये किससे संबंधित हैं? जिया तरंग आंदोलन से, जो कि 1930 में मणिपुर में हुआ था। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि 1920 से लेकर 1930 के बीच में जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, तो वो सारी क्रांतिकारी घटनाएं आपने पढ़ ली। आइए अब हम देखते हैं कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, कांग्रेस में क्या मचा हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अभी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो ही गया था। 1923
1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया था, जो कि कांग्रेस की ही एक संस्था थी, लेकिन कांग्रेस से हटकर थी, ठीक है। और इस कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों का मानना था कि हम लोग जो है विधान परिषद के जो चुनाव हैं उनमें शामिल होंगे और उसी के थ्रू गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे और वहाँ जाकर हम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इस विचारधारा का कुछ लोगों ने विरोध किया और उन विरोध करने वालों ने कहा कि मान लीजिए ठीक है, आज तो आप कह रहे हैं कि हम सरकार का हिस्सा बनेंगे, फिर सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन कल को यही लोग जो है सरकार के हिमायती बन जाएंगे और उनकी नीतियों के पोषक बन जाएंगे। उसके बावजूद भी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है और इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है कि जो गांधी जी थे उनको 1922 में जब उन्होंने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन को, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया और 6 साल की गांधी जी को सजा हुई थी। 6 साल की सजा हुई थी गांधी जी को, ठीक है। लेकिन 1924 में ही ये रिहा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, इसी की वजह से इनको 1924 में रिहा कर दिया जाता है। और फिर जहां कांग्रेस में 2 धड़ अलग होने वाले ही थे, मतलब उनमें मनमुटाव चल रहा था, तो कहीं 1907 वाली स्थिति ना आ जाए। जैसे 1907 में कांग्रेस बंट गई थी, तो कहीं वही स्थिति ना आ जाए, तो इन दोनों लोगों के बीच में एक पैक्ट हुआ। किसके? गांधी और सी.आर. दास के बीच में 1924 में पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, ठीक है, जिसको गांधी दास पैक्ट कहते हैं। ये 1924 में हुआ। इसमें क्या बातें कही गई? इसमें गांधी जी और दास, गांधी जी को कहा गया कि आप रचनात्मक कार्य देखिए। रचनात्मक कार्य का क्या मतलब हुआ? आप लोगों के बीच जाइए, उनको अवेयर करिए, छुआछूत को खत्म करने की बात बताइए, ब्रिटिश सरकार की नीतियां कितनी शोषणकारी हैं लोगों को बताइए, उन्हें जगाइए, उन्हें खादी की उपयोगिता के बारे में बताइए। और जो दास हैं, सी.आर. दास, ये लोग क्या करेंगे? ये राजनीतिक रूप से विरोध करेंगे, ठीक है, सरकार का। तो ये पैक्ट क्या था? गांधी जी और दास, इन दोनों लोगों के पार्टी का अपना कार्य जो है वो अलग अलग बांट दिया गया था। तो इसी को गांधी और दास पैक्ट कहते हैं। और 1924 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पहली और अंतिम बार कौन बने? गांधी जी। और ये जो है अधिवेशन कांग्रेस का, ये कहाँ हुआ था, इसके बारे में आपको बता दूं। ये हुआ था बेलगांव, और ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बने, जो कि पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। और 1925 में जो है अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? कानपुर में। और इसकी अध्यक्षा कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो सरोजनी नायडू थी। और केवल पूछे कि पहली महिला जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी 1917 में एनी बेसेंट, ठीक। इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1923 स्वराज पार्टी, 6 साल गांधी जी को सजा होती है। 1924 में तबीयत इनकी खराब हो जाने के कारण रिहा हो जाते हैं। इनको सजा जो है कौन देते हैं? ब्रूसफील्ड जज ने इनको सजा सुनाई थी।
ठीक है। 1924 में रिहा हो जाते हैं। गांधी और दास के बीच में 1924 में एक पैक्ट होता है। इस 1924 की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। ये अधिवेशन कहाँ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और इनमें ये बात बनी कि गांधी जी जो है रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे और C.R. दास जो है वो राजनीतिक गतिविधियों में सरोकार रखेंगे। ठीक है। इससे जो है उनके दोनों लोगों के बीच में समझौता हो गया था। और 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो कि अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। अब इसके साथ साथ देखेंगे कि इसके बाद क्या था। इसके बाद जो है कि साइमन कमीशन भारत आने वाला था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में। ये जो है 1927 में इसका निर्माण किया गया और ये आया भारत कब? साइमन कमीशन, इसका निर्माण 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था और ये भारत आया 1928 में। 1928 में ये भारत आता है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी कि ये भारत के लोगों के लिए नियम कानून बनाना था कि जहाँ एक तरफ भारतीय लोग कह रहे थे कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, मतलब कि भारत के लोगों पर भारतीय लोग ही शासन करें। ठीक, तो उसी के क्रम में ये आया था कि 1928 में साइमन कमीशन आया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। इसके विरोध को देखते हुए एक भारत का सचिव था, उसका नाम था बर्केनहेड। कौन? बर्केनहेड। इसने भारतीयों को ललकारा कि कहा, देखो क्या आप लोगों में इतनी क्षमता है कि आप लोग एक ऐसा संविधान बना सकें कि जो आप ही के लोगों द्वारा मान्य हो? तो ये किसने बोला था? सचिव बर्केनहेड ने। और इसी को एक चुनौती, भारतीय तो हैं भाई, भारतीय चुनौती को सहर्ष से स्वीकार किए। फिर एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू। जैसे ये कहा कि आप लोग बना नहीं सकते अपने लिए एक संविधान, 4 ही महीने में नेहरू रिपोर्ट बन के तैयार। किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू ने। और इन्होंने बताया कि देखिए ये हमारा संविधान बन के तैयार हो गया जो कि हमारे सभी सर्वदलों के द्वारा मान्य है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी खामियां थी कि जो मुस्लिम सांप्रदायिक निर्णय, मुस्लिमों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको इन्होंने ख़त्म करने की बात कही, जिसको लेकर जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग को विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। किसने? तो एक हिसाब से बर्किनहेड ने सही कहा था कि आप लोगों के बीच इतना सामंजस्य ही नहीं है। तो किसने विरोध किया? जिन्ना ने इसका विरोध किया और इन्होंने कुछ पॉइंट में सुधार करके 14 फार्मूले दिए। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी बात कही। जहाँ एक तरफ 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने बनाया था, उसी में थोड़ा सुधार करके जिन्ना ने 14 फार्मूला दिया। तो कुल मिला के परिस्थितियाँ क्या चल रही थी कि जो है हमें अपना संविधान बना दीजिए और हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। ठीक है, तो ये सब देने से ये लोग मतलब ब्रिटिश जो है इस पे राजी नहीं हो रहे थे। और जो साइमन रिपोर्ट 1930 में आई उसमें तो डोमिनियन स्टेटस की कहीं बात ही नहीं की गई थी। तो इसी के विरोध में 1929 में, एक मिनट रुक जाइए, एक अति महत्वपूर्ण घटना घटती है, लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में आता है और नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी ने अपना एक संविधान जो है बना के तैयार कर दिया था बर्किनहेड के कहने पर। ठीक, तो उस वक्त कांग्रेसियों ने ये अल्टीमेटम ब्रिटिश सरकार को जारी किया कि देखो महोदय,
अगर आप 1 साल के भीतर हमारे इस संविधान को नहीं मानते हैं तो हमारे अगले मूवमेंट के लिए, हमारे अगले आंदोलन के लिए आप तैयार रहिएगा। तो उसी क्रम में 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और जो लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे वो अब डायरेक्ट पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। किसकी? पूर्ण स्वराज, कि भैया पूरा स्वराज ही हमारा है, पूरा देश हमारा है, ये हमको चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई कब? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और ये लाहौर कहाँ है? रावी के तट पे, रावी नदी के तट पर, रावी के तट पर है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अति महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल PTJ नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने कहा कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अगर आप इस जो है इसको नहीं मानते हैं, नहीं मानना क्या, सीधे हम इसके बाद जो है अपने अगले जन आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। और इसी के जस्ट अगले महीने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया, पूर्ण स्वराज डे। ठीक, इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब जस्ट इसी के बाद अभी देखिए, इतने अल्टीमेटम, इतनी चीज़ों के बाद भी जब ये नहीं मानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आता है जिससे भारतीय संतुष्ट हो सकें, तो क्या हुआ? उसके बाद भी गांधी जी ने कहा कि देखो भैया, हम हैं अहिंसा के परम पुजारी, हमारी बात मान लो। हमारी 11 बात जो है, गांधी जी ने कहा था कि हमारी 11 बातों को आप मान लीजिए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन जो इरविन था तत्कालीन वायसराय, इरविन 1930 में वायसराय था। ठीक है, ये जो है इनकी बात को नहीं मानता है। तो गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी क्या करते हैं कि अब सीधा आंदोलन होगा, क्योंकि ये जो अंग्रेज हैं ये सुनने से तो रहे हैं, अब इनको समझाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। तो इन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ठीक है, 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ होती है। दांडी यात्रा ये 12 मार्च को प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल तक चलती है। ठीक है, 12 मार्च को साबरमती के तट से, साबरमती के तट से प्रारंभ होकर के ये कहाँ आई? दांडी। ठीक है, यहाँ पे नमक कानून जो था, नमक कानून तोड़ा। किसने? गांधी जी ने। और इन्हीं की तरह, जैसी ये दांडी यात्रा है, इन्हीं की तरह साउथ में भी 2-3 यात्राएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। कितने? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक साबरमती से दांडी आए, नमक कानून तोड़ा और यहीं से क्या हो गया? प्रारंभ किसका? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इसी का नाम है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। अब अंग्रेजों में हड़कंप मच गया कि ये क्या, हमको तो लगा कि ये बस हड़का रहे हैं, करेंगे है नहीं, पर हमारे पास तो गांधी जी थे, वन मैन आर्मी थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको प्रारंभ कर दिया। अब जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि अब मान मनोवल का दौर शुरू होता है। मान मनोवल का दौर शुरू होता है कि हम कैसे, ये ब्रिटिश सोचते हैं कि कैसे भी करके इस आंदोलन को रोकना है। तो ये इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन 1930 में
फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करते हैं कि आइए भाई अपनी बात को बताइए, हमारे समक्ष रखिए, हम उस पर विचार करें। लेकिन इस फर्स्ट सम्मेलन में कांग्रेस जो है कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। कांग्रेस का नो पार्टिसिपेशन, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेशन कौन करता है, ये और मदन मोहन मालवीय थे, हिंदू महासभा के लोग थे, और मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, ये लोग इसमें अंबेडकर जी थे, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर गांधी जी कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकेंड गोलमेज, इसको आरटीसी बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन। जो सेकेंड आरटीसी हुआ 1931 में, उसमें गांधी जी शामिल हुए, गांधी जी शामिल होते हैं। हालांकि इनके शामिल होने का कोई उचित लाभ नहीं मिलता है। ये किस बेस पे शामिल हुए थे, तो ये एक गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन